आज हम भोला राम के जीप नामक निबंध का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके रचयिता हरिशंकर परसाई है। हरिशंकर परसाई समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और घूसखोरी व्यवस्था के ऊपर करारा व्यंग किया है। उन्होंने भोला राम नामक एक व्यक्ति के माध्यम से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार किए हैं। ठीक है, जो भोला राम है वो एक सरकारी नौकर था। उसके नौकरी समाप्त होने के पश्चात उसके जो पेंशन के लिए उसे बार बार दफ्तर पर जाकर एप्लीकेशन देना पड़ता था। वो दौड़ते दौड़ते उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात भी उसका पेंशन का कार्य नहीं हो पाया, वहां पर अटका रहता है। यही व्यवस्था आज आप लोग हमारे समाज में भी देखते होंगे। ठीक है, चलो इसका पाठ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कवि परिचय थोड़ा दे देते हैं। ठीक है, हरिशंकर परसाई, इसके रचयिता कौन है? हरिशंकर परसाई। इनका जन्म जो है 22 अगस्त 1924 को हुआ था और ये 10 अगस्त 1995 में इनके मृत्यु हुए थे। वह हिंदी का प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। ठीक है, उनका जन्म जो है जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और वे हिंदी के पहले रचनाकार है जिन्होंने व्यंग को एक विधा के रूप में दिखाए हैं। कौन? हरिशंकर परसाई जी। उनको विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो उनके कुछ रचनाएं यहां पर दिया गया, उनके व्यंग रचनाएं। पहला है विकलांग श्रद्धा का दौर, दो नाग वाले लोग। इंपोर्टेंस है, इनकी रचनाओं को याद रखिएगा, पूछ देगा ये किसका रचना है। आध्यात्मिक पागलों का मिशन, क्रांतिकारी की कथा, पवित्रता का दौर, पुलिस मंत्री का पुतला, वह जो आदमी है ना, नया साल, घायल वसंत, संस्कृति, बारात की वापसी, ग्रीटिंग कार्ड और राशन कार्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, उखड़े खंबे, शर्म की बात पर ताली पीटना। ठीक है, पीटने पीटने में फर्क, बदचलन, एक अशुद्ध बेवकूफ, भारत को चाहिए जादूगर और साधु। मोस्ट। भगत की गत, मुंडन, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। मोस्ट इंपोर्टेंट उनका फेमस रचनाएं हैं। खेती, एक मध्यवर्गीय कुत्ता, सुदामा का चावल, अकाल उत्सव। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, खतरे ऐसे भी, कंधे श्रवण कुमार के, 10 दिन का अनशन, पीतल का जादू, भेड़े और भेड़ियां। मोस्ट। बस की यात्रा, टॉर्च बेचने वाला, अपनी अपनी बीमारी। मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका। ठीक है, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, उनकी फेमस रचनाएं हैं ये सब। प्रेमचंद के फटे जूते, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये किसकी रचना है। हम एक उम्र के वाकिफ है, तब की बात और थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पगडंडियों का जमाना, जो कि 1966 ईस्वी में लिखा गया था, इनका मोस्ट फेमस है। जैसे उनके दिन फिर 1963 में लिखा गया था। सदाचार का ताबीज, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1967। शिकायत मुझे भी थी है, 1970 में लिखा गया था। इंपोर्टेंस। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, 1970। मोस्ट। अपनी अपनी बीमारी, 1972। मोस्ट इंपोर्टेंट। वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, 1980 में लिखा गया था, फेमस है। भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घीचे, कहत कबीर, सुनो भाई साधो, हंसते हैं रोते हैं, ऐसा भी सोचा जाता है,
पाखंड का अध्यात्म 1998, आवारा भीड़ के खतरे मोस्ट इंपोर्टेंट। उनके कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिर भोलाराम का जीप। लघु कथाएं जैसे उनके दिन फिर भोलाराम का जीप, हंसते हैं रोते हैं, सेम होगा ये। बाल साहित्य चूहा और मैं, पत्र मायाराम सुरजन, उपन्यास जो है उनका फेमस है ज्वाला और जल, तट की खोज, रानी नकफनी की कहानी, संस्मरण, तिरछी रेखाएं, मरना कोई हार नहीं है, सीधे साधे और जटिल, मुक्तिबोध मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो अब हम कहानी में आते हैं, भोलाराम की जीप, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलट करते आ रहे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितने वर्षों से? लाखों वर्षों से। धर्मराज, धर्मराज मतलब कौन है? यम, धर्म के देवता। धर्मराज जो है लाखों वर्षों से लोगों को क्या है, अपने कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग, किसी को स्वर्ग भेज देते, किसी को नरक भेज देते। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। तो यहां पर कैरेक्टर देखिए, धर्मराज मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहां पर चित्रगुप्त आ गया। ठीक, गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किए कि मक्खी चपेट में आ गई। ठीक है, उसे निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव, यहां पर देखिए, भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले, कितने दिन पहले? 5 दिन पहले देह त्यागी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोलाराम के जीव कितने दिन पहले देह त्यागी थी? 5 दिन पहले। और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहां तक अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहां है? महाराज वह भी लापता है। इसी समय दरवाजा खुले और एक यमदूत बदहवास वहां आया। उसका मौलिन कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहां रह गया इतने दिन? भोलाराम का जीव कहां है? तो इस चित्र में देख सकते हो, यानी उस समय क्या है, वो दूध कहां गया है पूछे तो वो दूध अभी आ गया, और उसके जो चेहरा देखकर चित्रगुप्त चिल्ला उठे, तू इतने दिन तक कहां रह गया था और भोलाराम का जीव कहां है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम के जीव ने मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये देखो 5 दिन बहुत बार आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, आएगा। ठीक है, कितने दिन? 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम का देह त्यागा, तो कितने दिन पहले भोलाराम का जीव ने देह त्यागा था? भोलाराम का 5 दिन। तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की, मगर नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग आ रहा था, तो क्या है, एक तीव्र वायु तरंग यानी एक हवा की बड़ा झोंका आया, पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर ना जाने कहां गायब हो गया। तीव्र वायु तरंग से वो सवार होकर आ रहे थे आसमान की ओर, ठीक है, तो वो कहां फरार हो गया, गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे गया। बहुत बढ़िया, कि तू जीव को लाते हुए बूढ़ा बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक बूढ़ा आदमी ने तुझे चकमा दे गया। दूध ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके।
पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो किसने कहा था कि महाराज, इंपोर्टेंट, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार के व्यापार बहुत चल रहा है, ये किसने कहा पूछ देगा। चित्रगुप्त ने। लोग अपने दोस्तों को जूता भेजते हैं, ये भी इंपोर्टेंट है, जूता भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। और एक बात और हो रही है, राजनीति दलों के नेता विरोधी दल के नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीप, ये मोस्ट इंपोर्टेंस है, कहीं भोलाराम के जीप को तो भी किसी विरोधी ने मारने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा लिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा भी रिटायरमेंट होने का उम्र आ गई है, आ गई। ठीक है, इंपोर्टेंस, किसने कहा तुम्हारा भी रिटायरमेंट होने का उम्र आ गई है? धर्मराज ने। ठीक है, बोला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय घूमते घूमते नारद मुनि, मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन? नारद मुनि प्रवेश करते हैं। अभी यहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर बोले, क्या धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नर्क में निवास स्थान की समस्या अभी तक हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई मुनिवर। नर्क में पिछले साल बड़े गुणी कारीगर आए हैं। कई इमारत के ठेकेदार, कौन? इमारत के ठेकेदार कौन कौन से लोग आए थे पिछले साल नर्क में? इमारत के ठेकेदार जो पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारत बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर पंचवर्षीय योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सी योजना का जिक्र किया गया है यहाँ पर? मोस्ट, पंचवर्षीय योजना के पैसे खाया। ओवरसियल है, फिर कौन आए? ओवरसियर, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसे हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं थे। आजकल इस प्रकार के व्यवस्था भी आज शहरों में देख सकते हैं। लोग मजदूर का हाजिरी मार देते हैं कि ये भैया काम करने आए हैं, लेकिन वो नहीं आया होता है और उसका पैसा भी लेते हैं। उन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारत तान दी है। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी 5 दिन पहले, देखो बार बार 5 दिन आ रहा है, मृत्यु हुई थी। उसके जीप को यह दूत यहां ला रहा था कि जीप इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? मोस्ट इंपोर्टेंट, किसने कहा था ये? उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। हो सकता है उन लोगों ने उन्हें रोक लिया हो। ये कथन पूछता है, वह कथन पूछ देगा, और ये किसका कथन है? वो चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होता तो टैक्स होता, भूखमरा था। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये किसका कथन है? चित्रगुप्त का। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूं। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम, ठीक है, था उसका जबलपुर शहर। मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा शहर में रहता था? जबलपुर शहर, धमापुर मोहल्ले, नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान और वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये देखो, एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की थी। ठीक है, उम्र लगभग 60 साल। उसका उम्र कितना? उसके मृत्यु के समय में
समय में उसका उम्र कब कितना था, 60 साल था, सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायरमेंट हो गया था, 5 साल पहले रिटायरमेंट हो गया था, मतलब ये 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट हुआ था, ठीक है। और 5 साल बाद उसके 5 साल पहले मतलब 55 साल में रिटायरमेंट हो गया, और 5 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई, यानी 60 की उम्र में मृत्यु हुई और 55 में उसका रिटायरमेंट हुआ था। मकान किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, तो मकान किराया कितने दिनों से नहीं दिया था, 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इस इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है, यानी संसार छोड़ दिया। ये मरने के कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित, मोस्ट इंपोर्टेंट, माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम के मकान को पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, तो उसकी एक लड़की बाहर आई और देखकर कहा, आगे जाइए महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, अपनी मां को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिला, यानी 5 वर्ष से वो दौड़ रहे थे पेंशन के लिए। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहां से जवाब आता ही नहीं थी, और आता तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। चिंता में घूमते घूमते और भूख मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। नारद ने कहा, क्या क्या करोगी मां? उनकी उतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता है। यानी उसको पेंशन कितने रुपया मिलती थी? 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलता अगर हो जाता तो। पर क्या करे, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली, यानी 5 साल रिटायरमेंट होने के 5 साल हो गया है, फिर भी उन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को ना थी। वे अपने मुद्दे पर आए। मां, यह तो बतलाओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चे से ही होता था। नहीं, अब परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है कि किसी स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोले, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक है, ठीक है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। नारद अब वो सब कुछ पूछ के चलने की बात बोल रहे हैं, ठीक है। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु है, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चे का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई थी। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे, ठीक। वहां पहले ही से कमरे में बैठे बाबू, जो पहले पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला,
भोलाराम की दरखास्त तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखे थे। तो वजन यानी ये इनडायरेक्टली घूस मांग रहे हैं। तो जाकर बोले कि भैया वजन नहीं दे, यानी दरखास्त लिख कर दे दिए, कुछ पैसा वैसा देते तो हो जाता, उसमें वजन नहीं रखा, इसलिए कहीं उड़ रहा है, उड़ गई होगी। नारद ने कहा भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखा है। नारद तो ऐसा समझते नहीं है कि दफ्तरों में घूस लेते हैं। तो बोले कि यहाँ पर पेपर वेट तो बहुत रखे हैं, फिर क्यों नहीं एक लाद दिए, उन्हें क्यों नहीं रख दिया। बाबू हंसा और साध आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरखास्तें पेपर वर्क से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी, किसको दया आया, एक चपरासी ने कहा महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाए तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब, किससे मिलने के लिए कहा, बड़े साहब से मिलो, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँग रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड में आया देख साहब बड़े नाराज हुए, यानी वो चपरासी सो गया था, तो उनको बिना बताए वो डायरेक्ट घुस गए बड़े साहब के कमरे में। वो बिना विजिटिंग कार्ड से आए तो बड़े साहब बड़े नाराज हुए, अरे भैया तुम तो घुसे आ रहे हो। बोले इसे कोई मंदिर बंद समझ लिया क्या, धड़धड़ाते चले आए, चीट क्यों नहीं भेजे। नारद ने कहा कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है, साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बताया, यानी बड़े साहब को बताया भैया भोलाराम जो आदमी थे ना, उनके पेंशन तो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, नहीं मिल रहा है। तो उसे सुनने के बाद तो साहब बोले आप है बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलत की, भाई ये भी मंदिर है, एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरखास्त उड़ रही है, वो कहा कि भोलाराम की दरखास्त उड़ रही है, उसमें थोड़ा वजन, यानी पैसा वैसा तो देना चाहिए था, रिश्वत, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर वही यही यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग सकता है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा मगर क्या, साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर बीणा, यानी एग्जाम्पल देते कि ये भैया ये जो आप सुंदर बीणा रखे हैं ना, उसको भी वजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका भी वजन भोलाराम के दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी बड़े साहब की लड़की क्या करती है, गाना बजाना सीखती है, बजाना सीखती है, ठीक है, मैं उसे दे दूं क्या। साधु संतों की बीणा से तो और भी अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी बीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने बीणा टेबल पर रखकर कहा यह लीजिए, अब जरा जल्दी उनकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्न से उन्हें कुर्सी दी। बैठो बैठो बाबू, आप खड़े हैं इतने देर से, बैठो बैठो। बीणा को एक कोने में रख और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया बड़े साहब से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसने
पेंशन के कागजात भी थे। ठीक है, साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा। क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। साहब फाइल में से सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन कौन पुकार रहा मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। यानी फाइल के अंदर से आवाज आई। नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए, बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम की जीप हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, तुम्हें लेने आया हूं, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्त पर अटका हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्त छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहाँ पर इस कहानी समाप्त होती है। तो यहाँ पर जो है एक भोलाराम नामक एक व्यक्ति के माध्यम से ये पूरे समाज में जो समग्र व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है उनके जो स्थिति को बताया गया है, किस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन भर सरकार के लिए या समाज के लिए अच्छा कार्य करता है और जब उसकी पेंशन की बारी होती है तो उसे बार बार दफ्तर दौड़ना पड़ता है और पेन दरखास्त के ऊपर दरखास्त लिखना पड़ता है और दफ्तर में बैठे व्यक्ति उन्हें घूस देने के लिए या रिश्वत देने के लिए मजबूर करते हैं और जो व्यक्ति वो नहीं करता वो जीवन भर दौड़ता रहता है, उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसको पेंशन नहीं मिल पाता। यहाँ पर वो समाज के ऊपर करारा व्यंग्य किया है हरिश्चंद्र प्रसाद। इस प्रकार इस निबंध यहाँ पर समाप्त होता है। फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे एक दूसरी कहानी या निबंध लेकर। धन्यवाद।